के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है देश की बात में। मैं हूं श्रेयांश अवस्थी और आप देख रहे हैं के न्यूज। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। इससे पहले देख लेते हैं कुछ अहम सुर्खियां। दिल्ली दौरे पर पीएम से मिले सीएम योगी। जेपी नड्डा और अमित शाह से भी की शिष्टाचार मुलाकात। प्रदेश में गर्म हुआ अटकलों का बाजार। राहुल ने सरकार की मेक इन इंडिया पहल पर उठाए सवाल। कहा कि यह सिर्फ असेंबलिंग है, प्रोडक्शन नहीं। मेक इन इंडिया की बात सिर्फ भाषण। चंदन मिश्रा हत्याकांड में हुई गिरफ्तारी। पटना पुलिस ने पश्चिम बंगाल से पकड़े शूटर्स। पटना के पारस अस्पताल में हुआ था शूटआउट। रुद्रपुर में उत्तराखंड निवेश उत्सव 2025 का आयोजन। 1 लाख करोड़ रुपए की सफल ग्राउंडिंग का उत्सव मनाया। अमित शाह ने सीएम धामी की तारीफ। मिर्जापुर में रेलवे स्टेशन पर फौजी को पीटने के मामले में एक्शन। रेलवे पुलिस ने 7 कांवड़ियों को किया गिरफ्तार। कांवड़ियों पर मुकदमा दर्ज। टिकटों को लेकर हुई थी कहासुनी। हमीरपुर से प्रयागराज तक बाढ़ से हाहाकार। प्रयागराज में छोटा बगाड़ा, बड़ा बगाड़ा, दारागंज जैसे कई मोहल्ले डूबे। हमीरपुर में मोहदा और बांदा के बीच का संपर्क टूटा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली से हम आपको अहम खबर बता दें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से शिष्टाचार भेंट कर उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने प्रधानमंत्री को बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद भी किया। राष्ट्रपति योगी ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जेपी नड्डा से भी उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की। इसके अलावा उन्होंने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से भी उनके सरकारी आवास पर शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान मिजोरम के राज्यपाल जनरल वीके सिंह ने भी उनसे मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश सदन में त्रिवेणी सिंह से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री का ये सभी मुलाकातें शिष्टाचार भेंट के रूप में हुई, जिनमें राष्ट्र और प्रदेश से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर संवाद की संभावना जताई जा रही है। खबर जांजगीर से है, जहां देशी शराब दुकानों में चोरी लगातार बढ़ती जा रही। साहित्य 2.5 लाख नकदी उड़ाई। पहले काटे सीसीटीवी कैमरे के तार। सूचना पर मौके पर पहुंची नैला पुलिस। दुकानों के सुरक्षाकर्मी से हो रही है पूछताछ। खबर अंबिकापुर से, जहां लॉ पेपर में कॉलेज प्रबंधन पर मनमानी का आरोप। उत्तर पुस्तिकाएं बांटने के बाद परीक्षा निरस्त कराने का आरोप भी लगा। चौथे सेमेस्टर का पर्यावरण के पेपर की परीक्षा हुई निरस्त। शासकीय पीजी कॉलेज का यह गड़बड़ी का पूरा मामला। छात्रों ने परीक्षा निरस्त करने पर जमकर किया हंगामा। खबर गुरदासपुर से है, जहां तहसीलदार जसबीर कौर पर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर इलाकाई लोगों से बाटला रोड स्थित गुरु रविदास चौक पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए सड़क जाम कर दी। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए तहसील में खुलेआम रिश्वतखोरों के चलने का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि तहसीलदार एक वीडियो भी वायरल हो चुका है, जिससे बावजूद प्रशासन चुप्पी साधे हुए है। कुछ दिन पहले एक रजिस्ट्री क्लर्क को सस्पेंड किया गया था, लेकिन बड़ी मछलियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। लोगों ने मुख्यमंत्री भगवंत मान से तहसीलदार के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की है। वहीं पत्रकारों के बार बार संपर्क करने पर भी तहसीलदार जसबीर कौर ने फोन नहीं उठाया। खबर बेमित्र से है, जहां जिला कांग्रेस कमेटी ने भाजपा सरकार और ईडी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सिग्नल चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष आशीष छाबड़ा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी का पुतला दहन कर सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों से पुलिस की हल्की पुलिस की हल्की नोक झोंक भी हुई है।
लेकिन कार्यकर्ता पुतला दहन करने में सफल रहे। आशीष छाबड़ा ने चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी को लेकर राजनीति प्रेरित बताते हुए दावा किया कि वह गिरफ्तारी जनता को असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए की गई थी। अडानी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेगी। विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा था, जिस तरीके से सदन में कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता भूपेश बघेल जी और नेता प्रतिपक्ष लगातार जनहित के मुद्दों को सदन में उठा रही थी, हाथ बीच की समस्या को, किसानों को, मुद्दों को, तमनार में जो लगातार वृक्षों की कटाई चल रही है अडानी के माध्यम से, उस मुद्दों को विधानसभा में उठा रही थी। उससे डर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार षड्यंत्र पूर्वक जो उनका हमेशा से काम रहा है, ईडी को अपनी एजेंसी के रूप में हमेशा से काम कराने का काम भारतीय जनता पार्टी करती आई है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के सुपुत्र आदरणीय भाई चैतन्य बघेल जी को द्वेष पूर्वक कल गिरफ्तारी, दुर्भाग्य देखिए कल उनका जन्मदिन था, जानबूझ के उस दिन उनकी गिरफ्तारी की गई। मुद्दों को भटकाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, अडानी को खुश करने का काम भारतीय जनता पार्टी के आका कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी झुकने वाली नहीं है। खबर जांजगीर से है, जहां फरियाद सुनाने पहुंचे ग्राम बोडना निवासी हरसिंह खैरवार की शिकायत सुनकर एसपी हरक सिंह ने हेलमेट भेंट कर यातायात नियम पालन करने की मिसाल पेश की है। एसपी ने पहले फरियादी की समस्या सुनते हुए पंतोरा चौकी प्रभारी को उचित कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद मुख्यालय तक पहुंचने के लिए प्रयोग किए गए वाहन संबंधित सवाल दाग दिया। शिकायतकर्ता ग्रामीणों ने मासूमियत से जवाब देते हुए पुलिस अधिकारी को बताया, साहब आए तो मोटरसाइकिल से हैं, लेकिन हेलमेट ना होने की वजह से लेकर नहीं आए हैं। इस पर एसपी ने हेलमेट को दोपहिया वाहन सवार खासकर चालक का सुरक्षा चक्र बताते हुए कहा कि ऐसा आगे ना करिएगा। उन्होंने केवल नसीहत ही नहीं दी बल्कि फरियादी को एक नया हेलमेट भी भेंट किया। खबर कांकेर से है, जहां कोयली बेड़ा पुलिस की मनमानी पंखजूर के एक किसान परिवार पर भारी पड़ गई। किसान मछली बीज लेकर अपनी गाड़ी से परिवहन कर रहा था। रास्ते में नशे में दिखाई दे रहे पुलिसकर्मी ने रोका और थाने ले जाकर मारपीट की। किसान ने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मी ने 21,000 रुपए वसूल कर 1,000 का चालान थमाया। यही नहीं, इस दौरान पुलिस ने घंटों गाड़ी रोकी रखी, जिससे गाड़ियों में लोड सभी मछलियां मर गईं। इसके करीबन 1.80 लाख का नुकसान हुआ। मेहनत पर पानी फिरने से वह पूरी तरह टूट गया है। खरेगा में 19 जुलाई 2025 को ग्राम पंचायत निवासियों ने कोलियारी खरेगा दोनर जोरतराई मार्ग के निर्माण के दौरान पानी निकासी की व्यवस्था न होने के कारण गंभीर समस्याओं का सामना करने की शिकायत की है। ग्रामीणों का कहना है कि नवनिर्मित सड़क और पुलों में जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं होने से ग्राम परसुली और दर्री में आने वाला पानी खरेगा में जमा हो रहा है, जिससे बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। इसके परिणाम स्वरूप खरेगा के किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग भी की है, जिससे नवनिर्मित पुल से पानी की आवाजाही शुरू करने और वैकल्पिक जल निकासी व्यवस्था सुनिश्चित करने की अपील की गई। ग्रामीणों ने प्रशासन से अनुरोध किया है कि इस विकरालमय समस्या का त्वरित समाधान किया जाए, ताकि फसलों को और नुकसान को से बचाया जा सके और ग्राम में सामान्य स्थिति बहाल हो सके। अभी निर्माण इसका जो टाइमलाइन है 2026 तक कंप्लीट कराना है। खरेंगा में आज जो शिकायत आई हुई थी उसमें कि पानी निकासी नहीं हो पा रहा है, तो उसको हम लोग PW टीम से आज निर्देशित करके हम लोग पानी निकासी का ही करा रहे हैं। और हमारा प्राथमिकता भी रहेगा कि स्पेशली गांव एरिया जो डोनर हो गया, खरेंगा हो गया, उसको कैसे पहले हम लोग एटलीस्ट 1 वे हम लोग कंप्लीट कराएं। आज हम लोग यहाँ पे कलेक्टर साहब के पास ज्ञापन सौंपने आए थे। जो कुलियारी खरेंगा दोनर मार्ग में जो सड़क निर्माण चल रहा है और बरसुली से लेके खरेंगा तक जो पुल बना है, 2 पुल, उसमें पुल बंद हो चुका है और पुल से क्रॉस पानी नहीं हो पा रहा है, जिसके वजह से हमारे ग्राम खरेंगा में
जो है पानी बाढ़ के रूप में अभी मौजूदा है। बरसात हो रहा था 2-3 दिन, तो उसमें अभी पानी पूरा भरा हुआ था, जिसकी वजह से हमारे किसानों के फसल को क्षति हुआ है। क्या है, पुलिया की मांग है, दर्री परसुली में 2 पुलिया होना चाहिए और उसमें पानी कटाव नहीं हो रहा है। इसमें पानी कटाव नहीं हो रहा है, इसमें खरेंगा वाले क्षति हो रहे हैं उसमें। कटाव न होने से धान की क्या स्थिति बनी? धान सड़ गया है बहुत, अभी इससे स्थिति खराब हो गया है पूरा। अरे काम नहीं कर रहा। और फिलहाल देश की बात में लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्दी लौटेंगे। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर इंदौर से है, जहां शहर में किन्नर समाज के धर्मांतरण विवाद को लेकर चल रही तनातनी अब खुलकर सामने आ गई। प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में गुरु सेना मंगलानंदगिरी आदि किन्नरों के सपना पूरा गुरु गंभीर पर आरोप लगाए हैं। गुरु सेना ने दावा किया है कि सपना गुरु के करीब 1 माह पहले पंचों से गद्दी से हटा दिया गया था। आरोप है कि सपना और उसके करीबी राज हाशमी किन्नरों पर मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव बना रहे थे। इसके लिए उन्होंने मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित भी किया जा रहा था। इधर किन्नरों ने बताया कि सीमा गुरु और उनके चेले सनातनी हैं और कभी किसी तरह की प्रताड़ना नहीं की है। सभी ने पुलिस से सपना गुरु राजा हाशमी, काजल और सोनम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। किन्नरों ने विवाद खत्म करने की अपील करते हुए कहा है कि इससे समाज को बदनामी हो रही है, इससे समाज में बदनामी हो रही है। अपना हाजी का चेला था पलक श्रीवास्तव, जो अपना सुनन सदमा भी लगाता है, पलक और पालोक। सपना हाजी के कहने पर उसने खुशबू किन्नर है जो विजयनगर में उस पर हमला करा था पलक ने, जिसके ये विजयनगर थाने में बयान है। 1 महीने 28 दिन तक एडमिट थी खुशबू जी, है ना। उसके बाद में ये फरार हो चुका था। जब ये आया 2 साल हो गए आया,
जब इसे गिरफ्तारी हुई तो सपना हाजी ने चाहते थे गिरफ्तारी हो और उसे छोड़ा जाए कि एक ऐसा बदमाश हो जो सारे किन्नरों को दबा कर रखे। तो ये था पलक जिसने करा था हमला, 307 लगी हुई इस पर धारा, उसे अरेस्ट कराया। अरेस्ट कराने के बाद ये हुआ कि केसेस शुरू करा जाए, तो सपना हाजी, राजा हाशमी और सोनम ने मिलकर हिंदू मुसलमान का बलबा उठाया, गौ मांस का बलबा उठाया। हमें जब भी हम हो रहे चुप रहे, लेकिन 2-4 दिन 8 दिन बाद जब हमें सारी कहानियां मालूम पड़ी तो हमने इस चीज का खंडन कर दिया। ये जो विषय है सपना हाजी के द्वारा हिंदू मुसलमान करने का, जो सपना हाजी द्वारा हिंदू मुसलमान किया गया है जी, ये विषय से हम लोग यहाँ पे आए हैं। सपना हाजी के द्वारा दबाव से हमने हिंदू मुसलमान किया। ये सपना हाजी के साथ में एक राजा हाशमी भी है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से सपना हाजी और राजा हाशमी, सपना हाजी किन्नर है, ठीक है, और जो राजा हाशमी पुरुष है, राजा हाशमी उसका आदमी है रखा हुआ। खबर किशनगंज से है, जहां बिहार राज्य में बढ़ते गैंगवार और अपराध की घटनाओं को लेकर कांग्रेस सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद आजाद ने गंभीर चिंता जताई है। कहा बिहार की स्थिति इतनी बदतर हो चुकी है कि अन्य राज्यों में इसे क्राइम कैपिटल कहा जाने लगा है। उन्होंने कहा है कि अपराध के डर से कोई उद्योगपति बिहार में निवेश नहीं करना चाहता है, साथ ही बिहार निवासी पूंजीपति और गैर राज्यों के लिए भी पलायन कर रहे हैं। पारस अस्पताल में चंदन मिश्रा की हत्या के बाद राष्ट्रीय मीडिया की निगाहें एक बार फिर बिहार की कानून व्यवस्था पर टिक गई हैं। डॉक्टर आजाद ने राज्य सरकार से अपराध नियंत्रण के लिए बड़े कदम उठाने की मांग की है। जब क्राइम बढ़ जाता है तो और भी लोग यहाँ से पलायन करते हैं, इसीलिए आप देखेंगे कि इंडस्ट्रीज़ नहीं लग पा रही हैं जितनी लगनी चाहिए। हमारे बिहार के लोग जो पूंजीपति है वो दूसरे राज्यों में फैक्ट्री लगा रहे हैं, अपने घर में नहीं लगा रहे। सर दिल्ली में महागठबंधन का बैठक हो रहा है आज, सब मुख्यमंत्री चेहरा पर क्या कुछ विचार होने वाले हैं क्या? वो भाई नेतृत्व की बात है और हम लोग कार्यकर्ता लोग हैं, हम लोग को जो निर्देश होगा वो हम लोग करेंगे। इस राज्य की हालत इतनी बदतर कर दी है कि बिहार के हिंदुस्तान के अलग राज्यों में बिहार को क्राइम कैपिटल कहा जा रहा है। मतलब यहाँ पे क्राइम का जो है वो सबसे बड़ा सेंटर हो गया। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल पर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई गंभीर आरोप लगाए। यहां पर उन्होंने जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने पिछले दिनों किशनगंज में एक सभा के दौरान बिहार की बात छोड़ सीधे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल पर ही टूट पड़े, मानो जैसे कि उन्होंने सीधे जनपद इल्जाम की ही सिद्ध डाला हो। यूं तो पीके बदलाव यात्रा पर किशनगंज आए थे, लेकिन यात्रा तो नहीं दिखी, पर हाँ बिरयानी पर पूरे देश में चर्चा हो रही। इस बीच अब बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने प्रशांत किशोर पर पलटवार करते हुए एक्स पर लिखा कि 6 जुलाई को एक बहुत ही सोची समझी राजनीतिक साजिश के तहत मेरी छवि को धूमिल करने के आरोप लगाए गए थे। तथ्यों के तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा था ताकि जनता को गुमराह किया जा सके। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि मेरे ऊपर लगाए गए सभी आरोप झूठे, निराधार और राजनीतिक लाभ के उद्देश्य प्रेरित हैं। हम देश के संवैधानिक संस्थाओं पर पूरा भरोसा है। हकीकत तथ्यों पर आधारित होती है, अफवाहों पर नहीं। गया जिले के धनगाई थाना क्षेत्र में कटौतिया गांव में बीती राती गांव के एक दबंगों ने ननकू यादव नामक व्यक्ति के घर पर हमला बोल दिया। पहले तो ननकू यादव के घर से खींचकर लाठी डंडों से पीटा, उसके बाद खेत में ले जाकर कृषि के लिए लगे बिजली के तार में लपेटकर करंट प्रवाहित कर दिया, जिससे ननकू यादव की मौत हो गई। वहीं मृतक की पत्नी ने बताया कि ननकू यादव और ज्ञानी यादव दोनों मित्र थे। किसी बात को लेकर विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ गया, हमारे पति को इन सभी ने मिलकर हत्या कर दी। मृतक ननकू के 2 पुत्र और 1 पुत्री है, तीनों बच्चे नाबालिग हैं। वहीं परिजनों ने 9 लोगों पर नामजद अभियुक्त बनाया। दूसरे पक्ष ने 80 वर्षीय राजू यादव ने बताया कि हम लोगों को कोई खबर नहीं थी और जब यह हल्ला हुआ तो पता चला कि ननकू यादव खेत में गिरा पड़ा हुआ है। हमारे परिवार को इस केस में गलत फंसाया जा रहा है। मेरा पापा घर पर थे तो कोठा पर मूंग पीट रहे थे, तो अरुण यादव सट लिया घर, तो ऊपरे था तो बरसाती में पानी बरसता है सर, तब एगो ईटा टूट गया था तो पानी चल जाता था उसको करकेट पर। तो वो कहता है नहीं का पानी रोक लो, तो पापा बोला नहीं कि रोक लो, तो कहता है नहीं कि कहिए रोकेगा, तो पापा कहा कि बरसाती पानी। कब की घटना है? 3 परसों के तो वो बोला नहीं
कि तोरा तो बेटा एक दिन भीतर ढकेल दो। और फिर शाम के आया सर, तो पापा हमको ज्ञानू दोनों मतलब दोस्ती है सर, बात रस करके आया रंगे अबीर के बारे में, और खाली आके वहाँ पे पापा के एक ईटा मार दिया लीलार पर, तब फूल गया सर। लड़ाई कुछ नहीं, खाली ऐसा ही रंग अबीर के अपने में बहस किया था। तो रंग अबीर तो होली के समय हुआ, वही बात के लिए मैंने दोस्ती था तो बहस किया था, उसी में बजा के बोले तोरा लगा दिया, इस वजह से बहस करके चल आया था हम लोग घर पर। और घर पर आया तो कहा हमको मार दिया गया, मारने तो से बिहार नहीं होगा, छोड़ दो से बोले। उतना देरी में उनको जितना परिवार बहुत सारा गोतिया है सर, हम एगो है ये, हमको एगो गोतिया से भी नहीं था घर, हम अपना पकड़ के परिवार के ले जा रहे थे। अब इधर से सब गोटा जाके। कब की घटना है? कल की घटना है शाम का। कठौतिया में एक व्यक्ति का मृत्यु के बारे में खबर मिर्जापुर से, जहां रेलवे पुलिस ने 7 कांवड़ियों को किया गिरफ्तार। रेलवे पुलिस ने कांवड़ियों पर मुकदमा दर्ज कर रेलवे स्टेशन पर फौजी को पीटने के मामले में एक्शन लिया है। रेलवे की फर्श पर लिटाकर लात घूंसों से पिटाई भी की है। फौजी की टिकट को लेकर हुई थी कहासुनी। मिर्जापुर रेलवे स्टेशन का यह मामला। रेलवे पुलिस ने कांवड़ियों पर मुकदमा दर्ज किया है। रेलवे स्टेशन पर फौजी को पीटने के मामले में हुआ एक बड़ा एक्शन। रेलवे की फर्श पर लिटाकर लात घूंसों से की पिटाई। रेलवे स्टेशन पर फौजी को पीटने के मामले में हुआ यह एक्शन। रेलवे की फर्श पर लिटाकर लात घूंसों से की पिटाई। और फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी लौटेंगे। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। पीलीभीत से हम आपको बड़ी खबर बता दें। होटल के 2 कर्मचारियों के झगड़े के बाद हंगामा हुआ। सूचने के बाद मौके पर पहुंची 112 पुलिस सिपाही ने युवक को जमीन पर पटक कर पीटा। सीने पर बैठाकर युवक को पीटते सिपाही का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नशे में युवक पर पुलिस से बदसलूकी का आरोप है। थाना गजरौला क्षेत्र का यह मामला है। सिपाही ने युवक को घसीट कर पीटा। सीने पर बैठकर युवक को पीटते सिपाही का वीडियो। सिपाही ने युवक को जमीन पर पटक कर पीटा। सीने पर बैठकर युवक को पीटते सिपाही का वीडियो। नशे में युवक पर पुलिस ने बदसलूकी का आरोप। खबर नोएडा से है, जहां नोएडा की अम्रपाली हार्टबीट सोसाइटी के नए बायर्स एक बार फिर सड़क पर उतर आए हैं। हाथों में बैनर और नारों के साथ ये बायर 2022 से अपने घर की चाबी का इंतजार कर रहे हैं। बायर्स का कहना है कि हमें 2022 के में फ्लैट मिलने का वादा किया गया था, लेकिन आज तक हमें ना चाबी मिली ना ही कोई स्थायी समाधान। बिल्डर और प्रशासन दोनों चुप हैं। खराब मेंटेनेंस और सुरक्षा का अभाव बड़ी चिंता बन चुका है। बायर्स का कहना है कि कोई लिफ्ट अभी भी काम खराब पड़ी है और कुछ का काम पूरा नहीं हुआ। पानी की सप्लाई नियमित नहीं है और साफ सफाई भी नहीं है। हम लोग परेशान हो चुके हैं। अम्रपाली ग्रुप पहले से ही कानूनी संकटों में घिरा हुआ है। कोर्ट की निगरानी में निर्माण कार्य तो चल रहा है, लेकिन बायर्स को राहत कब मिलेगी अभी भी बड़ा सवाल बन चुका है। नोएडा की अम्रपाली हार्टबीट सोसाइटी के बायर्स अपने घरों की चाबी के लिए 2022 से इंतजार कर रहे हैं। उन्हें कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है, जिनमें खराब मेंटेनेंस, सुरक्षा का अभाव, लिफ्ट की खराबी, पानी की अनियमित सप्लाई और साफ सफाई की कमी शामिल है। अम्रपाली ग्रुप ने कानूनी संकट के कारण बायर्स को राहत मिलने में देरी हो रही है। प्रोटेस्ट इसलिए कि ये इतना टाइम हो गया है। मैं न्यू बायर हूँ। हमको बोला गया था कि 2023 एंड तक मिल जाएगा और आज 24 हो गया है, अभी तक भी कोई आशा नहीं है। 25 हो गया है और अभी तक भी कोई आशा नहीं है। और जिस तरह ये है कि ओसी नहीं मिलेगा, सीसी नहीं मिलेगा, शिफ्ट करने के लिए बोल रहे हैं, बट क्या गारंटी है इसकी? स्टेबिलिटी ऑडिट नहीं है, स्ट्रक्चरल ऑडिट नहीं करवा के देंगे, जनरेटर बेसिक फैसिलिटीज नहीं है। अब आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पर कितना बुरा हाल हो रहा है। और सबसे बुरी बात ये जो है, यहाँ पे एक नॉर्मल बायर जो है, अब वो मिले तो किससे मिले? वहाँ पे बोलते हैं एनबीसीसी से मिले, एनबीसीसी में वहाँ अंदर जाने नहीं देते। एनबीसीसी वाले बोलते हैं ये हमारा काम नहीं है, सीआर से मिले, वो सीआर के लिए वहाँ जाने नहीं देते। तो नॉर्मल अगर आप जाएं इनके ऑफिस में, लंबी लाइन लगी हुई है, कोई मिलने का वो नहीं है। बहुत ही अभी आप यहाँ अंदर जो एसोसिएशन है उनसे मिले थे, उन्होंने क्या सी एसोसिएशन काम कर रही है, ऐसा नहीं है, एसोसिएशन काम कर रही है, उनके भी रेस्ट्रिक्शन है।
वो भी कहते हैं कि ये देखिए एनबीसीसी से आइए बात करिए। जैसे आज के दिन में हमने एनबीसीसी के जो जनरल मैनेजर है पाली हम लोग एचबीसी के बायर्स हैं। लगभग 14 साल से हम अपने फ्लैट का इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पर। अभी तक हमें जो वादे किए गए हैं वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। यहाँ पर हमसे बोला जाता है कि फ्लैट 100% तैयार है, जबकि फ्लैट में बहुत सारी कमियां हैं। अभी ये फ्लैट बिल्कुल भी रहने लायक नहीं है। और ये फ्लैट जो 14 साल से ये जो बिल्डिंग खड़ी हुई है, इसकी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ का हमारे पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। न तो हमें ओसी की गारंटी दी जा रही है, न सीसी की गारंटी दी जा रही है। अगर कोई इस फ्लैट में आके रहता है, क्या गारंटी है कि उसको बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी, उसकी यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल सेफ्टी है, उसकी जो फैमिली की सेफ्टी है, उसकी जो प्रॉपर्टी की सेफ्टी है, कौन गारंटी लेता है? इसका जवाब हमें कौन देगा? एनबीसीसी इस मामले में हमको कोई भी किसी भी तरह का एश्योरेंस देने को तैयार नहीं है। और यहाँ पे बायर है, दर दर भटक रहा है कि उसे किस प्रकार अपने फ्लैट को, जो उसने अपनी करोड़ों की कीमत लगा के जो फ्लैट लिया है, उसको बुनियादी सुविधाएं कैसे मिले और उसकी जो फैमिली जो रहने आएगी उसकी सेफ्टी की गारंटी कौन लेगा? जो डीलर है उनसे संपर्क किया आप लोगों ने? डीलर क्या बोल रहे हैं? देखिए, डीलर यहाँ पे बहुत सारे हैं। जो पुराने हैं उन्होंने आम्रपाली से लिया है, जो नए वाले हैं उन्होंने एनबीसीसी के थ्रू किसी न किसी बीच की एजेंसी हो गई, जैसे एनरॉक हो गई या कोई और एजेंसी हो गई, उनके थ्रू लिया है। जो कमीशन खा के अलग क्या कर रहे हैं, उनका कहना क्या है? वो अलग हो गए। देखिए, उन्होंने पैसा ले लिया, वो अलग हो गए। ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ पे सारे बाहर हैं, उन्होंने 100% पैसा वो दे चुके हैं। उसके ऊपर उन पे पेनल्टी लगाई जा रही है। थोड़ा बहुत इधर उधर डिले हो गया तो उन पे पेनल्टी लगा देते हैं। जबकि जो फ्लैट है, जो सालों से 14 साल से जो बाहर इंतजार कर रहा है, जो उसने इतने साल तक ईएमआई दी है, रेंट दिया है, वो कहाँ जाएगा? ऊपर से उस पर आप पेनल्टी लगा रहे हो। अभी तक मूलभूत सेवाएं नहीं है, मतलब पोजीशन देनी डेट क्या थी इनकी? पोजीशन तो देखिए 2022 में इन्होंने देने का हमको वादा किया था। ठीक है, अभी तक यहाँ पे सिर्फ 2 ही टावर हैं, 2 या मेरे ख्याल से 5 टावर हैं जिनका पोजीशन देने का इन्होंने दिया है कि आके पोजीशन ले लीजिए। उन्होंने इंटीमेशन दिया है, लेकिन उसमें भी बुनियादी सुविधाएं नहीं है। अभी क्या दिक्कत आ रही है सर? इसमें क्या क्या? अरे लिफ्ट नहीं है, पानी नहीं है, पावर बैकअप नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये आपको सिर्फ ये स्ट्रक्चर तैयार दिख रहा है। ठीक है, अगर आप में रहने आएंगे आपको 100 तरह की दिक्कतें आएंगी। स्ट्रक्चर भी एज पर लेआउट नहीं है, लेआउट चेंज हुआ है। कानपुर में स्वस्थ जन्म अभियान को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टरों की संस्था काग्ज सोसाइटी ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं की गर्भवती होने के समय मां और बच्चों का दोनों स्वस्थ रहें। प्रेस वार्ता के दौरान आबस और गायनोलॉजिकल सोसाइटी की मुख्य संरक्षक मीरा अग्निहोत्री ने बताया कि महिलाओं जब गर्भवती होती हैं तो उन्हें बहुत सी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में गर्भवती महिलाओं व गर्भ से पल रहे बच्चों की जान में खतरा बन जाती हैं। ऐसे में माँ और बच्चों दोनों स्वस्थ रहें, इसलिए काग्ज और सोसाइटी भारत के प्रधानमंत्री मोदी व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ की अति महत्वाकांक्षी योजना एम्पावर मदर एंड बेबी के अंतर्गत संपूर्ण सीएमई का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य जन्म अभियान फाक्सी की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुनीता तेंदुलकर की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, जो कि देश भर में चलाई जा रही। उन्होंने जिससे हर होने वाली माँ स्वस्थ है। हमारा मिशन है कि महिलाओं को गर्भधारण से पहले शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, जैसे कि उनका वजन, हेमोग्लोबिन, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड लेवल, फॉलिक एसिड व विटामिन B12 के लेवल नॉर्मल हो। यदि गर्भवती महिला स्वस्थ हैं तो होने वाला बच्चा भी स्वस्थ होगा और हमें देश भर में मां व शिशु मृत्यु दर में कमी होगी। एक बहुत बड़ी विशाल कार्यशाला और कॉन्फ्रेंस हमारे शहर को दी गई है। कानपुर ऑप्टिकल गायनिक सोसाइटी के अंतर्गत 40,000 डॉक्टर्स वाली संस्था ये टॉक्सी, ये एकल संस्था है जो पूरी तरह से एक तरह चलती है, इससे कोई भाग नहीं है। इस संस्था का राष्ट्रीय कार्यक्रम हम लोगों को नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसको प्रेसिडेंशियल कॉन्फ्रेंस कहे हैं, 12, 13, 14 सितंबर को करनी है। हमारी नेशनल प्रेसिडेंट का नाम है डॉक्टर सुनीता तेंदुलकर। इस वक्त जो हमारी टीम बैठी हुई है उसके इंट्रोडक्शन आपको बता दें। हमारे बगल में डॉक्टर किरण पांडे बैठी हैं, ये वाइस चेयरपर्सन है, और डॉक्टर कंचन शर्मा वाइस चेयरपर्सन है। राइट साइड में मूव करें, डॉक्टर नीलम मिश्रा इस पूरी कार्यशाला की सेक्रेटरी हैं, और जो डॉक्टर उषा। कार्यशाला का उद्देश्य सिर्फ एक ही है, संपूर्ण कार्यक्रम। लखनऊ के नगर निगम मुख्यालय पर किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के बैनर तले 300 से अधिक महिलाओं और पुरुष प्रदर्शनकारियों ने नगर निगम मुख्यालय पर पहुंचे, जहां प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। इस दौरान पुलिस बल तैनात किया गया। वहीं प्रदर्शनकारी किसानों का आक्रोश थमता नहीं दिख रहा है, जिसके बाद उन्होंने साफ कहा है कि जब तक उनकी मांगे
मानी नहीं जाएंगी, वे बैठे रहेंगे। किसान यूनियन ने बताया लखनऊ नगर निगम की लापरवाही से जान गंवाने वाले ठाकुरगंज निवासी सुरेश कुमार के परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए। इसके साथ मृतक युवक के परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी दी जाए। किसानों का आरोप है कि प्रशासन केवल खाना पूर्ति कर रहा है। खबर कानपुर से, जहां स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 की रिपोर्ट में कानपुर नगर निगम ने इस बार सुधार किया है। बताते चलें कि पिछले सर्वेक्षण में नगर निगम ने 18वें स्थान पर किया था, जबकि अब 13वें स्थान पर आ गया है। केंद्र सरकार की ओर से 17 जुलाई को भारत मिशन 2.0 के परिणाम घोषित किए गए हैं। उधर यह रिपोर्ट जारी होने के बाद नगर आयुक्त सुधीर कुमार ने मीडिया से बात करते हुए सफाई कर्मचारी और शहरवासियों का भी आभार व्यक्त किया है। उनका कहना है कि मेयर प्रमिला पांडे भी शहर की रैंकिंग सुधारने और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दे रही थी। सभी की कड़ी मेहनत का नतीजा है कि नगर निगम ने 5 पायदान की छलांग लगाई। उन्होंने कहा कि अब डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के साथ शहर को साफ सुंदर बनाने के लिए कई नए प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे, ताकि नगर निगम स्वच्छ सर्वेक्षण की रैंकिंग में टॉप 5 में आ सके। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि शहर में लोगों की किसी तरह की समस्या ना हो और नगर निगम का डर सफाई कर्मी वार्ड से गली गली तक पहुंचकर साफ सफाई कर सके। इसी के साथ नगर निगम कानपुर स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 के लिए भी तैयारी में जुट गया है। नगर आयुक्त के मुताबिक सभी जोनल अधिकारी एवं अन्य अफसर को नगर निगम में आ रही शिकायतों को 100% निस्तारण करने, पब्लिक टॉयलेट साफ कराने, खाली प्लाटों से कचरा उठवाने और पार्कों को डेवलप कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में कानपुर नगर निगम ने पूरे भारतवर्ष में 13वीं रैंकिंग पाई है। पिछले वर्ष हमारी इसमें 18वीं रैंकिंग रही थी, तो 5 की हमने छलांग लगाई है। मैं इसके लिए माननीय महापौर, हमारे सभी सफाई कर्मी, हमारे सभी नगरवासियों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने कानपुर नगर निगम का सहयोग किया है कि शहर में उत्तम क्वालिटी की सफाई व्यवस्था रहे। हमारा लगातार यही प्रयास है कि हम हर घर से कूड़ा उठाएँ, हर मोहल्ले में हमारा सफाई कर्मी पहुँचे और कानपुर को हम ग्रीन और क्लीन बनाएँ। कानपुर के नवाबगंज स्थित जागेश्वर मंदिर में होने वाले ऐतिहासिक दंगल के संदर्भ में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान श्री जागेश्वर महादेव प्रबंधक सभा के पदाधिकारियों ने बताया कि नवाबगंज स्थित मंदिर परिसर में 21 जुलाई को दंगल होगा। महामंत्री प्राण श्रीवास्तव ने बताया कि इस बार दंगल में देश के अलग अलग राज्यों से 150 महिला व पुरुष पहलवान हिस्सा ले रहे हैं, जिसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। वहीं मंदिर परिसर में अखाड़े की मिट्टी को मुलायम बनाने के लिए इसमें दूध, मट्ठा, हल्दी मिलाया जाएगा। इस दंगल में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक नीलमा कटियार समेत अन्य अधिकारी भी शामिल होंगे। उधर दंगल संयोजक जितेंद्र पांडे ने बताया कि इस बार बंगाल का पहलवान नकाब पोश भी हिस्सा ले रहा है, जो कि कुश्ती के दौरान अपने मुंह के नकाब से ढक लेता है। इसी के साथ नेपाल से पहलवान शंकर थापा और पारस थापा, महिला पहलवान में शिवानी, ममता, रिया समेत अन्य कई महिला पहलवान भी पुरुष पहलवानों से टक्कर लेंगी। पदाधिकारी का कहना है कि ऐतिहासिक दंगल की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कुश्ती के लिए अखाड़े का अंतिम रूप दिया जा रहा है। जागेश्वर जो धाम है, ये अपनी विशेषताओं के लिए जाना जाता है। विशेषताएं हैं यहाँ पर, 4-5 धाम है शहर में, जिसमें इसकी विशेषता ये है कि यहाँ पर एक दंगल का कार्यक्रम होता है, महादंगल। दंगल की शुरुआत, जो परंपरा खत्म होती जा रही है, यह जो हमारी कमेटी है उसको जीवंत रखे है। उसके लिए हम लोग बहुत प्रयत्नशील रहते हैं। 1 बीघे जमीन में दंगल का पूरा प्रांगण बना हुआ है, स्टेडियम बना हुआ है, 10, 15, 20 हज़ार पब्लिक आती है। और इस दंगल की एक विशेषता है कि पुरुष के साथ इसको महिलाएं भी देखती हैं और पुरुष के साथ महिलाएं भी कुश्ती लड़ती हैं। जैसा हमारे संयोजक जी ने बताया कि ये पहलवान आ रही हैं लड़ने, तो वो भी बढ़ चढ़ कर भाग लेती हैं। अगर आप कहेंगे तो पिछले साल का चित्रण भी आपको दिखाऊंगा, बहुत ऐतिहासिक कुश्तियाँ हुई। आज हम लोगों ने 307 वर्ष पुराने जो जागेश्वर बाबा का अखाड़ा है, इसमें दंगल हर साल होता चला आ रहा है, उसी के विषय में हम लोगों ने आज प्रेस वार्ता रखी है। और इस बार हम लोगों ने जैतपुर की फिर से मिट्टी मंगवाई है। वहाँ पर मिश्रण हम लोगों ने तैयार किया है, जिसमें हल्दी, सुगंधित गुलाब के फूल, दही, मट्ठा, इनका सबका मिश्रण तैयार करके हम लोग अपने मिट्टी में मिलवाएंगे, जिससे कि मिट्टी सुगंधित रहेगी वहाँ पर और मिट्टी बहुत मुलायम हो जाएगी, जिससे हमारे पहलवानों को लड़ने में कोई समस्या ना हो और काफ़ी आसानी रहे। यहाँ पर नाना राव पेशवा, रानी लक्ष्मीबाई और चंद्रशेखर आज़ाद, पेशवा साम्राज्य के उस समय जो भी राजा महाराजा हुआ करते थे, यहाँ पर अपने अखाड़े में
कुश्ती आजमाइश यहाँ पर किया करते थे आगे। कानपुर में बारिश के साथ इन्फेक्शन की बीमारियों के खतरे भी बढ़ गए हैं। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के हैलट की ओपीडी में त्वचा से संबंधित बीमारियों के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। बारिश और उमस के बीच फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन के रोगी पहुंच रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक नमी के कारण कपड़ों पर फंगस और बैक्टीरिया पनप रहे हैं, जिससे लोग त्वचा की बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डीपी शिवहरे के मुताबिक ऐसी बारिश में लोगों से पानी में भीगना और ज्यादा टाइम तक गीले कपड़े पहनना खतरनाक हो सकता है। हैलट में इन दिनों फंगल इन्फेक्शन के अलावा दाद, खुजली, चकत्ते, लालिमा, एलर्जी, रूखी त्वचा, नाखून में इन्फेक्शन, मुहासे और सफेद दाग की परेशानियां लेकर भी लोग आ रहे हैं। वहीं डॉक्टरों का कहना है गीले कपड़े फंगस और बैक्टीरिया की जड़ हैं। फंगस नमी में पनपता है और इसलिए गीले कपड़े, पसीना और शरीर को सूखा न रखना फंगल इन्फेक्शन के लिए अनुकूल स्थिति पैदा कर रहा है। इसी मौसम में पसीना भी अधिक होता है। गीले कपड़े में फंगस और बैक्टीरिया एक सप्ताह या उससे अधिक समय तक जीवित रह सकते हैं। इसी लोगों से बारिश के दौरान गीले होने पर तुरंत कपड़े बदलने और शरीर सूखा रहने की डॉक्टर सलाह भी देते हैं। देखने बरसात आ रही है तो इस सीज़न में ज़्यादातर जो होता है कि इम्यूनिटी ज़्यादातर हम लोगों की बहुत कम हो जाती है। इन्वायरमेंट में बहुत सारे इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं तो उसका इफेक्ट हमारी स्किन में भी देखने को मिलता है। बहुत सारे इन्फेक्शन जैसे बैक्टीरियल हुए, फंगल हुए और वायरल सभी प्रकार के इन्फेक्शन बढ़ने शुरू हो जाते हैं। बैक्टीरिया में जैसे हम इसलिए दाद बोलते हैं, गोल गोल चकत्ते पड़ते हैं, बॉडी में खुजली होती है, उस तरह के इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। बॉडी में कवर पार पड़ते हैं। उमस बहुत होती है तो छोटे छोटे जो गमौरियाँ जैसे दाने होते हैं वो पड़ने लगते हैं। खुजली उसमें बहुत ज़्यादा होती है, जलन होती है। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में हम देखते हैं कि जो फुंसी वाले दाने होते हैं जैसे पस पड़ता है उनमें दर्द भी होता है, इस तरह के दाने बढ़ जाते हैं। चिकन पॉक्स हो गया, बीच ऑस्टर हो गया, जो वायरल इन्फेक्शन हैं, इस तरह की चीज़ें बहुत बढ़ रही हैं। और धूप कभी कभी बहुत तेज़ हो जाती है तो जो सन एलर्जी है वो वाले पार्ट भी बढ़ जाते हैं, स्पेशली हमारे एक्सपोज पार्ट पे देखते हैं। ठीक है, और कभी कभी सनबर्न भी हो जाता है, स्किन निकलनी शुरू हो जाती है, लाल रंग की हो जाती है। और ये मौसम ऐसा होता है कि पसीना बहुत निकलता है तो हमारे पोर्स वगैरह भी ब्लॉक होते हैं और डैंड्रफ की समस्या बढ़ती तो हेयर फॉल की समस्या बहुत बढ़ने लगती है और एक्ने, मुहासे जिसको हम बोलते हैं, उनकी समस्या बढ़ जाती है। बलिया में गंगा नदी खतरे के निशान से करीब 1 मीटर ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से बलिया शहर के निचले हिस्से में बाढ़ का पानी आ गया है। निचले हिस्से में बने घरों में पानी घुसा, घर में जाने के लिए रास्ते पर पानी भर गया है, जिससे लोगों को अपने घरों में जाने के लिए पानी में घुसकर जाना पड़ रहा है। बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी हो रही है। लोगों का कहना है कि 3-4 दिन से पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। रास्ते में बाढ़ का पानी आ गया है, जिससे आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं। अभी तक प्रशासन की तरफ से नाव तक नहीं मिली है। कब से पानी कल परसों से पानी आपका बढ़ा हुआ है। इधर का जो भी निचला स्तर है वो सब डूबा हुआ है, हल्का फुल्का भी डूब रहा है। पानी बढ़ोतरी पे है और 2 दिन में लगता है कि ज्यादा पानी बढ़ चुका है। लगभग कितने घर होंगे ऐसे जो और लगभग 25-30 घर ऐसे हैं जो कि इधर अभी पानी में इस बाढ़ के पानी से प्रॉब्लम उठी हुई है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक बार फिर विवादों में आ गया है। विश्वविद्यालय के डेली बेंजर कर्मचारी नेता पंडित आशीष शर्मा ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित आशीष शर्मा ने बताया कि तिलक लगाने पर धमकियां मिल रही हैं। पंडित आशीष शर्मा ने यह भी आरोप लगाया कि तिलक लगाने के कारण पदोन्नति में भेदभाव भी किया जा रहा है। एएमयू के अंदर धार्मिक भेदभाव और प्रशासनिक उत्पीड़न जोरों पर है। पंडित आशीष शर्मा का आरोप है कि उन्होंने तिलक लगाने पर मानसिक प्रताड़ित भी किया जाता है। मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट फाइनेंस ऑफिसर समीर मुसरिल खान ने उन्हें एक बार फिर तिलक लगाने को लेकर टोका टाकी करते हुए फाइनेंस ऑफिसर उनसे कहते हैं कि तिलक लगाकर ऑफिस क्यों आते हो। पंडित आशीष शर्मा ने कहा है कि अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो वह प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और अन्य जगह भी शिकायत करेंगे। मेरा नाम पंडित आशीष शर्मा है और मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के अंदर कार्य करता हूँ। परचेज सेक्शन डिपार्टमेंट से हूँ। किन तरह की समस्याओं का समाधान आपको करना पड़ा यूनिवर्सिटी में? समस्या तो कई है और कई मामले, कई मुद्दे, वो मैं अवगत भी कराऊंगा, इसीलिए मैंने बुलाया है आप लोगों को। अभी तक तो नहीं थी, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मैं 15 मार्च 2019 को मैं कार्यरत हुआ
जिस टाइम पे प्रिंसिपल डीन CMS मेरे फूफा जी जो प्रिंसिपल प्रोफेसर SC शर्मा जी तैनात थे उस टाइम, और वाइस चांसलर महोदय तारिक मंसूर साहब थे, तो उन दोनों के ही आशीर्वाद से मैं AMU के अंदर आज कार्यरत हूँ। और अभी तक तो कोई समस्या मुझे यूनिवर्सिटी के अंदर आई नहीं, लेकिन अभी एक हमारे पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर कहीं जाके पूछ लीजिए, बहुत अच्छे लोग हैं और पूरी यूनिवर्सिटी वाले जितने भी लोग हैं बहुत जितना सम्मान मेरा करते हैं, शायद ही मुझे लगता है किसी को इतना आत्मसम्मान मिलता होगा। खबर उन्नाव से, जहां हसनगंज में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी गौरांग राठी की अध्यक्षता में होना था, लेकिन उसके न आने पर उप जिलाधिकारी प्रज्ञा पांडे की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 365 प्रार्थना पत्र आए, जिससे मौके पर 15 का निस्तारण हो पाया। राजस्व विभाग ने 157, पूर्ति विभाग के 21, विकास विभाग के 48, पुलिस विभाग के 23 अन्य विभाग और 96 प्रकरण शामिल रहे। तहसील परिसर में स्थापित स्वयं सहायता समूह कैंटीन का फीता सफीपुर विधायक बंबालाल दिवाकर ने काटकर शुभारंभ किया। उप जिलाधिकारी प्रज्ञा पांडे ने संचालित नीलम को प्रमाण पत्र देकर शुभकामनाएं दी। विकासखंड मियागंज के खंड शिक्षा अधिकारी मुनेन्द्र कुमार के द्वारा नवोदय प्रवेश परीक्षा के लिए त्रिसत्रीय परीक्षा का आयोजन विकास खंड स्तर पर किया गया, जिससे 10 छात्र छात्राओं को परिणाम सराहनीय रहा। उप जिलाधिकारी प्रज्ञा पांडे और क्षेत्र अधिकारी संतोष सिंह ने बच्चों को मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। लेखपाल के प्रति एप्लीकेशन है, आजाद निवास बनवा रहे हैं हम, उसमें वो रिजेक्ट कर रहे हैं आधार के हिसाब से। वो बोल रहे हैं कि मेरे पिताजी कहीं और निवास करते हैं और हम कहीं और निवास करते हैं, जबकि हम बचपन से यहीं नानी के यहाँ रहते हैं, यहीं का एड्रेस है। आजाद निवास बनाने के लिए हमने 2 बार अप्लाई किया, दोनों बार रिजेक्ट कर दे रहे हैं। रिजेक्ट इसलिए कर रहे हैं कि हम नानी के यहाँ रहते हैं और मेरे पिताजी कहीं और रहते हैं, नेवलगंज मड़ैया से विवादित मामला है सर। और मेरा नाम दीपक कुमार है, मेरे पिता का नाम सिद्धारेश्वर कुमार। मैंने खुर्रा फाट के लिए सरकारी खुर्रा फाट के लिए आदेश किया था, जो कि कोर्ट द्वारा आदेश हो गया है, लेकिन किशन यादव लेखपाल जो हैं अभी तक गए नहीं, 7 महीने हो गए लगभग। और उनसे जब भी कांटेक्ट करो वो फ़ोन उठाते हैं और आने के लिए कहते हैं, लेकिन आते नहीं हैं। टरकाया करते हैं कि आ जाएंगे कल आएंगे, लेकिन आते नहीं। और ज़्यादा फ़ोन कर तो गुस्सा होने लगते हैं, चाहे जो करना है करो जाके, ये सब धमकी देते हैं और कुछ नहीं। 8 से 10 बार आ चुके हैं उनसे, बार बार मिलते हैं लेकिन कुछ कहते नहीं हैं, बस आएंगे आएंगे कह के टाल देते हैं। जब भी कांटेक्ट करो कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता है। बागपत कांवड़ शिविर का उद्घाटन करने पहुंचे बीजेपी के लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर का बड़ा बयान सामने आया, जहां उन्होंने ओवैसी समेत देश के सभी मुस्लिम धर्म गुरुओं के पूर्वजों को हिंदू बताया। मीडिया से वार्ता करते हुए मुस्लिम धर्म गुरु मौलाना महमूद मदनी, राकेश टिकैत और हिंदुस्तान के मौलानाओं पर जमकर कटाक्ष किया। नंद किशोर गुर्जर ने मौलाना महमूद मदनी पर बोलते हुए कहा कि मदनी को कट्टरपंथी मानसिकता छोड़कर देश में काफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने काफ़ी उदयपुर फाइल पर रिट दायर की है। मदनी नहीं चाहते हैं कि उदयपुर के कन्हैयालाल मर्डर का मामला जनता के सामने आ सके। पहले मदनी गाय काटने के खिलाफ बोलते थे तो उन्हें हर कोई पसंद नहीं करता था, लेकिन अब मदनी कट्टरपंथी सोच के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पुलवामा हमले, लव जिहाद और कन्हैयालाल के मर्डर मामले में मदनी का बयान नहीं आया तो उनकी जिहादी मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने मदनी में देश के माफ़ी मांगने की बात कही है। नंद किशोर गुर्जर ने कहा है कि लव जिहाद करने वालों को फांसी हो और उसका सर कलम कर दिया जाए। यह मांग मैं सरकार से करता हूं। नंद किशोर गुर्जर यह नहीं रुके। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में रहने वाले सभी मौलानाओं के दादा हिंदू थे। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द इन सबकी सनातन धर्म में वापसी होने वाली है, क्योंकि इस तरह से मेरे निर्देशन पे लोनी में इस बार बकरा ईद के केक काटकर इको फ्रेंडली ईद मनाई जाएगी। इसी तरह से मुसलमानी में भी बड़ा बदलाव होने पर मिलेगा। कांवड़ पर टिप्पणी करते हुए बोले उन्होंने टिकैत बंधुओं पर भी निशाना साधते हुए कहा कि टिकैतों को हर मामले पर बोलने से बचना चाहिए। कांवड़ पर जो बोलेगा भगवान शंकर का तीसरा नेत्र उससे भस्म कर देगा। भोलेनाथ के जो भक्त हैं वो अद्भुत हैं, और ये कांवड़ यात्रा देश को जोड़ने की यात्रा है। करोड़ों शिव भक्त कांवड़िया पूरे भारतवर्ष में जो हमारे ज्योतिर्लिंग हैं या देवालय हैं या स्वयंभू जहाँ भगवान प्रकट है या अपने मंदिर है उन्हों में जाते हैं और वहाँ जाके जलाभिषेक करते हैं और देश के लिए
कामना करते हैं कि मेरा देश संपन्न हो, सुखी हो, वो विश्वगुरु बने, और अपने परिवार के लिए भी कामना करते हैं। तो सभी शिव भक्त कांवड़ियों को मेरी तरफ से बहुत बधाई, शुभकामनाएं। खबर अयोध्या से, जहां राम मंदिर परिसर के किनारे 45 करोड़ की लागत से हाईटेक बाउंड्री वॉल, संग्रहालय और लाइटिंग प्लान को आज होने वाली बैठक के अंतिम रूप दिया जाएगा। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा के निर्माण समिति की बैठक होने से पहले जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मंदिर परिसर की 4 किलोमीटर लंबी बाउंड्री वॉल के निर्माण का कार्य अगले 15 दिन में शुरू हो जाएगा। ये बाउंड्री वॉल सेंसर व वॉच टावर सहित अन्य अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरणों से लैस होगी, जिससे परिसर में कोई भी व्यक्ति अनाधिकृत प्रवेश नहीं कर सकेगा। इस परियोजना पर तकरीबन 45 करोड़ रुपए व्यय होंगे। उन्होंने बताया कि आंदोलन से जुड़े ऐतिहासिक संदर्भ, आंदोलनकारियों की भूमिका को 3D व मिक्स रियलिटी टेक्नोलॉजी के माध्यम से पर्यटकों को दिखाया जाएगा। उन्होंने बताया कि आज ही इसके लिए टेंडर भी जारी कर दिया जाएगा। लक्ष्य है कि मार्च 2025 तक श्रृंगालय श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। बताया गया कि निर्माण कार्य अंतिम चरण में है और दिसंबर 2025 तक मंदिर परिसर का निर्माण पूरा हो जाएगा। न्यास से हस्ताक्षर की प्रक्रिया भी शुरू हो सकती है, लेकिन लाइटिंग डिजाइन पर असंतोष जताते हुए बताया कि लाइट और शैडो की संतुलन से कलश डम और संग्रहालय में बैठक करेंगे। जिले के भी अधिकारी रहेंगे। मुख्य एजेंडा का विषय है जो बाउंड्री वॉल लगभग 4 किलोमीटर की बनाई जानी है। अनुमानित व्यय लगभग 45 करोड़ रुपए है। उसमें किस प्रकार के सुरक्षा के उपकरण स्थापित किए जाएं, कितनी संख्या में वॉच टावर लगाई जाए, किस प्रभाव के सेंसर्स लगाए जाएं, जिससे यदि कोई व्यक्ति बाउंड्री वॉल से एक नियंत्रित सीमा के अंदर आए, उसके पास पहुंचे, तो उसकी भी सूचना वॉच टावर पर मिल जाए। तो इन सभी चीज़ों को आज हम लोग अंतिम स्वरूप देंगे और हम लोगों का प्रयास है कि बाउंड्री वॉल निर्माण कार्य अगले 15 दिन में प्रारंभ कर दिया जाए। फिलहाल देश की बात में अभी मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।